अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल मनाफ। कैसे मिजाज हैं? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। नाजरीन, एक साबका वीडियो में हमने फेडरल एम्प्लॉयज़ बेनेवलेंट एंड ग्रुप इंश्योरेंस फ़ंड की जानिब से सरकारी मुलाजमीन को मिलने वाली मैरिज ग्रांट का ज़िक्र किया था। उस वीडियो में हमने जायज़ा लिया था कि मैरिज ग्रांट का अहल कौन है, मैरिज ग्रांट के तौर पर बेनेवलेंट फ़ंड से कितनी रकम मिलती है और मैरिज ग्रांट हासिल करने के लिए अप्लाई करते वक्त रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से हैं। अगर वो वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आज हम मैरिज ग्रांट का फॉर्म पुर करने और जमा करवाने का तरीका सीखेंगे, तो आइए आगे बढ़ते हैं। मैरिज ग्रांट फॉर्म के 2 पेजेस हैं जो इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। आइए ज़रा जूम करके देखते हैं कि इसमें क्या क्या कवायद दर्ज करना होंगे। इस फॉर्म का नाम है एप्लीकेशन फॉर पेमेंट ऑफ मैरिज ग्रांट इन सर्विस रिटायर्ड डिजीज़्ड एम्प्लॉय, यानी वो एम्प्लॉय इन सर्विस भी हो सकता है, रिटायर्ड भी हो सकता है और डिजीज़्ड भी हो सकता है। इस फॉर्म का पार्ट 1 पहले देख लें। इसका सीरियल नंबर 1 पर आ गया नेम ऑफ़ एम्प्लॉय। सरकारी मुलाजम का नाम कैपिटल लेटर्स में लिखेंगे। उसके बाद फादर या हस्बैंड का नाम लिखा जाएगा। नंबर 3 पर आ गया डेट ऑफ बर्थ ऑफ एम्प्लॉय, तारीख़ पैदाइश। नंबर 4 CNIC नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय, शनाख्ती कार्ड का नंबर। डेजिग्नेशन, बेसिक पे स्केल, गज़टेड या नॉन गज़टेड, इन दोनों में से रेलेवेंट जो है उस पर टिक करेंगे। फिर आ गया पर्सनल नंबर ऑफ़ एम्प्लॉय। सैलरी स्लिप पर जो लिखा हुआ पर्सनल नंबर है वो यहाँ दर्ज करेंगे। नेक्स्ट आ गया स्टेटस ऑफ़ द एम्प्लॉय। एम्प्लॉय का स्टेटस क्या है, परमानेंट, टेम्पररी या डेपुटेशनिस्ट, तीनों में से एक पर टिक लगाएंगे। इसके बाद सीरियल नंबर 2 पर आ जाएं। प्रेजेंट स्टेटस ऑफ़ एम्प्लॉय, टिक रेलेवेंट कॉलम, जो मुतलका कॉलम है उस पर टिक करेंगे। पहला कॉलम है इन सर्विस, अगर इन सर्विस हैं तो इस पर टिक लगा दें। अगर रिटायर्ड हैं तो फिर रिटायरमेंट की कैटेगरीज आ गई कि सुपर एनुएशन रिटायरमेंट हुई थी या नॉर्मल रिटायरमेंट या रिटायरमेंट ऑन मेडिकल ग्राउंड, वॉलेंटरी रिटायरमेंट आफ्टर 25 ईयर्स, 25 साल सर्विस करके अपनी मर्ज़ी से रिटायरमेंट ले ली। कंपलसरी रिटायरमेंट होती है, जबरी रिटायरमेंट, डिजीज़्ड एम्प्लॉय या डेथ हो गई थी, या अदर कोई और कैटेगरी आ गई, फॉर एग्ज़ाम्पल गोल्डन हैंडशेक वगैरह, अगर ये है तो इस पर टिक करेंगे। यानी ये जितने भी कॉलम हैं इनमें से किसी एक पर टिक करना है जो आपके रेलेवेंट है। नेक्स्ट आ गया सीरियल नंबर 3 पर मंथली सब्सक्रिप्शन ऑफ़ द फॉलोइंग ग्रांट्स। 2 ग्रांट्स का जिक्र है, इनका बताना है कि कितनी कटौती हो रही है, महाना कटौती। बेनेवलेंट फ़ंड सब्सक्रिप्शन, बेनेवलेंट फ़ंड की मद में कितनी कटौती हो रही है ये आप अपनी सैलरी स्लिप से देख के लिखेंगे। और दूसरा है ग्रुप इंश्योरेंस फ़ंड, उसकी कितनी कटौती हो रही है ये भी सैलरी स्लिप से देख के लिख सकते हैं। नंबर 4 पर आ गया नेम ऑफ़ प्रेजेंट डिपार्टमेंट, इस वक्त आप किस डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। प्लेस ऑफ पोस्टिंग, वहाँ का एड्रेस आ गया। नंबर 6 नेम ऑफ़ पेरेंट डिपार्टमेंट, अगर आप डेपुटेशनिस्ट हैं या नहीं भी हैं तो आपका पेरेंट डिपार्टमेंट जो भी है वो यहाँ लिख दें। नंबर 7 स्टेटस ऑफ डिपार्टमेंट, टिक रेलेवेंट कॉलम, आपका डिपार्टमेंट कौन सा है, ये जितने भी कॉलम दिए गए उनमें से जो आपके मुतलका है उस पर टिक करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल फेडरल गवर्नमेंट का है तो उसमें से या मिनिस्ट्री होगी या डिवीज़न या अटैच डिपार्टमेंट या सबऑर्डिनेट ऑफिस, इनमें से जो भी आपके मुतलका है उस पर टिक कर दें। अगर ये आपके मुतलका नहीं है तो नेक्स्ट ऑप्शन है ऑटोनोमस बॉडी है तो इस पर टिक कर दें। अगर सेमी ऑटोनोमस है तो इस पर टिक कर दें। अगर ये भी नहीं तो फिर कॉरपोरेशन हो सकती है, उस पर टिक कर दें। इनमें से जो भी आपके मुतलका है उस पर टिक लगाएंगे। नंबर 8 पर आ गया सर्विस हिस्ट्री, डेट ऑफ एंट्री इनटू गवर्नमेंट सर्विस, गवर्नमेंट सर्विस में आने की डेट, और यह है डेट ऑफ इनिशियल अपॉइंटमेंट, पहली अपॉइंटमेंट की डेट क्या थी वो लिखेंगे। फिर डेट ऑफ रिटायरमेंट आ गई आपकी कि 60 साल उम्र कब बनती है या कब बनी थी। नेक्स्ट आ गया पीरियड
फॉर विच कंट्रीब्यूशन ऑफ बेनेवलेंट फंड एंड ग्रुप इंश्योरेंस वाज नॉट पेड। अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव की वजह से या किसी और वजह से आपकी कटौती नहीं हुई बेनेवलेंट फ़ंड और ग्रुप इंश्योरेंस की, तो वो डेट, वो ड्यूरेशन आपने यहाँ लिखना है कि इस डेट से लेकर इस डेट तक कटौती नहीं हुई। सीरियल नंबर 9 पर आ गया जी डेट ऑफ रिटायरमेंट। 10 डेट ऑफ डेथ ऑफ एम्प्लॉय इन सर्विस। अगर इन सर्विस डेथ हुई तो यहाँ पर वो डेट लिखें। अगर डेट ऑफ डेथ आफ्टर रिटायरमेंट, रिटायरमेंट के बाद अगर डेथ हुई है तो वो डेट लिखेंगे और जो इररेलेवेंट है उसे खाली छोड़ दें। प्रेजेंट पोस्टल एड्रेस, ये डाक का पता लिखेंगे अपना। टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल अगर है तो परमानेंट एड्रेस दोबारा से आ गया। फिर नंबर 15 है जी आपके बैंक की डिटेल है ये सारी। अकाउंट का टाइटल लिखेंगे, बैंक का नाम, ब्रांच का कोड, ब्रांच का एड्रेस, सिटी और फिर अकाउंट नंबर, फुल डिजिट, पूरा अकाउंट नंबर यहाँ पर लिखा जाएगा। नंबर 16 पर आ गई फैमिली डिटेल। फैमिली की डिटेल में क्या क्या लिखेंगे? नेम ऑफ स्पाउस बेनिफिशरी। उसके बाद आ गया फादर या हस्बैंड का नाम आ गया। नेम ऑफ ब्राइड ग्रूम, यानी एम्प्लॉई का अगर बेटा है तो उसका नाम, अगर बेटी है जिसकी शादी हो रही है तो बेटी का नाम यहाँ लिखा जाएगा। डेट ऑफ निकाह मैरिज, निकाह की या शादी की डेट यहाँ लिखी जाएगी। रिलेशन विद एम्प्लॉई, जिसकी शादी हो रही है उसका एम्प्लॉई के साथ क्या ताल्लुक़ है, वो बेटा है या बेटी है। 17 पर आ गया CNIC ऑफ स्पाउस बेनिफिशरी। स्पाउस या बेनिफिशरी का शनाख्ती कार्ड नंबर आ गया। नंबर 18, इट इज़ सर्टिफाइड दैट नीदर आई नॉर माई स्पाउस हैव रिसीव्ड मैरिज ग्रांट प्रीवियसली ऑफ माई अबव नेम्ड चाइल्ड, कि इस बच्चे के नाम पर हमने पहले कभी मैरिज ग्रांट नहीं ली। नंबर 19, CNIC ऑफ ब्राइड ग्रूम, यानी सरकारी मुलाजम का अगर बेटे की शादी हो रही है तो, या बेटी की शादी हो रही है, जिसकी भी हो रही है, दोनों में से ब्राइड है या ग्रूम है, उसका CNIC नंबर यहाँ लिखा जाएगा। सिग्नेचर ऑफ द एम्प्लॉई, अगर सरकारी मुलाजम खुद अप्लाई कर रहा है, मौजूद है तो उसके सिग्नेचर होंगे। अगर उसकी डेथ हो चुकी है तो उसकी स्पाउस या बेनिफिशरी की तरफ से होगा, फिर उसके सिग्नेचर होंगे। ये था पार्ट A कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है पार्ट B, टू बी फिल्ड इन बाय द हेड ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ द एम्प्लॉई। सरकारी मुलाजम के डिपार्टमेंट का जो भी हेड है उनकी तरफ से ये फिल किया जाएगा। यहाँ पर फाइल नंबर या ऑफिस नंबर, मीमू नंबर, जो भी नंबर लगता है वो नंबर लगेगा, डेट लगेगी, ये फिल किया जाएगा। उनकी तरफ से सर्टिफिकेट है, सिग्नेचर और स्टैंप हो जाएंगे डिपार्टमेंट हेड की तरफ से और ये फॉरवर्ड किया जाएगा। पार्ट C पर कुछ इंस्ट्रक्शंस दी गई थी कि हर डॉक्यूमेंट की दो अटेस्टेड फ़ोटो कापियाँ अटैच करनी है। फ़ोटोकॉपी A4 साइज़ के पेपर पर होनी चाहिए। ज़रा जल्दी से देख लें कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट है। पहला है सैलरी स्लिप, पे स्लिप वगैरह या पे रोल है, उसकी कॉपी। नंबर 2 पर है अगर डेपुटेशन पर हैं तो डेपुटेशन ऑर्डर। नंबर 3 आ गया रिटायरमेंट ऑर्डर, अगर रिटायरमेंट हो चुकी है तब, और अगर रिटायरमेंट हो चुकी है तो पेंशन पेमेंट ऑर्डर। नेक्स्ट आ गया एम्प्लॉय का, दूल्हे का, दुल्हन का CNIC। नेक्स्ट आ गया अगर फैमिली के 18 साल से कम उम्र मेंबर्स भी हैं तो उनका नादरा का जारी करदा बे फॉर्म। अगर एम्प्लॉय की डेथ हो चुकी है तो डेथ सर्टिफिकेट, और फिर विडो या बेनिफिशरी का CNIC लगेगा, और मैरिज रजिस्ट्रेशन, कंप्यूटराइज्ड निकाहनामा लगेगा और मैनुअल निकाहनामा। इन सब डॉक्यूमेंट्स की दो अटेस्टेड फ़ोटोकॉपियाँ अटैच की जाएंगी। ये जी आपका फॉर्म फिल हो गया, उसके साथ सारे डॉक्यूमेंट्स का जिक्र हो गया, फ़ाइल रेडी हो गई। उसके बाद सबमिट करवाने के लिए एक तो इस्लामाबाद हेड ऑफिस है, उसका एड्रेस दिया गया, साथ में फ़ोन नंबर हैं और वेबसाइट दी गई। इस एड्रेस पर सबमिट करवानी है एप्लीकेशन। अगर पंजाब में हैं तो फिर लाहौर में ऑफिस है, वहाँ पर इस एड्रेस पर जमा करवा दें, साथ फ़ोन नंबर भी दिया गया। अगर आप सिंध में मौजूद हैं तो कराची में ऑफिस मौजूद है, उसका एड्रेस दिया गया, साथ फ़ोन नंबर है, तो इस एड्रेस पर एप्लीकेशन जमा करवाई जाएगी। नाजरीन, मैरिज ग्रांट का
फॉर्म कहाँ से मिलेगा इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लिंक पर क्लिक करके आप फॉर्म डाउनलोड करें, उसे यूज़ करें। ये था मैरिज ग्रांट का फॉर्म फिल करने और अप्लाई करने का तरीक़ाकार। उम्मीद है कि आपको मेरी ये काविश पसंद आएगी। अपना ख्याल रखें, खुश रहें। मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।